बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा मतीन और टेलीफोन लाइन पे हमारा साथ देंगे जनाब मसर बरलास। आज जिन अहम ख़बरों को हम मौज़ूए सुखन बनाएंगे, मौज़ूए बहस होगा, वो सबसे पहली बात, हुकूमत ने रात के अंधेरे में बिजली गिरा दी है आवाम पर और 7 रुपये यूनिट बिजली महंगी कर दी है और इसको मुख्तलिफ़ कैटेगराइज़ किया गया है। हालांकि हमने कल सुना था, इसाक डार कह रहे थे कि IMF की शराइत जो है उनका इतलाक़ कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बड़ा आसान है। तो जायज़ा लेंगे ये कितना आसान है और लोगों के लिए क्या मसाइल पैदा करेंगे ये जो नए नए बिल आ रहे हैं, और अभी गैस की तरफ भी जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों की तरफ भी जाएंगे, और ये महंगाई आवाम को कहाँ लेके जाएगी। खाली बिजली की बात नहीं है, पेट्रोलियम मसनूआत के मामलात हैं, रोटी की बात है, खाने की बात है, सब्ज़ियों की बात है, जीने की बात है, टैक्सेस की भरमार है। आखिर क्या वजह है कि कोई भी हुक्मरान, अब तक कोई भी हुक्मरान महंगाई पर काबू नहीं पा सका। ये लोग जब आए थे तो इन्होंने कहा था महंगाई पे काबू पालेंगे, जब ये अपोजिशन में थे तो इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, इन्होंने महंगाई मार्च किए, इस्लामाबाद की तरफ आए ट्रकों पे चढ़ चढ़ के, और हमें उम्मीद थी कि ये तजर्बाकार टीम पाकिस्तान का जब चार्ज संभालेंगे तो हालात को बेहतर कर लेंगे, लेकिन नहीं हो सके। क्यों नहीं हुए, पूछेंगे ख्वाजा मतीन साहब से और मज़हर बरला साहब से। फिर पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा समाजी मसला है। साल 2022 के जो आदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक 7,65,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क से चले गए हैं। इनमें बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, स्कॉलर्स हैं, मज़दूर हैं, दानिश्वर हैं और मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स वाले लोग हैं, IT के माहिरीन हैं। एक बहुत बड़ा ब्रेन मुल्क से बाहर जा रहा है। आखिर क्या वजह है? क्या पाकिस्तान में जॉब्स की गुंजाइश नहीं है, जॉब्स की जगह नहीं रह गई, जॉब सेक्टर सुकड़ रहा है, लोगों का अदम एतमाद है, या क्या वजह है? और उनके बाहर जाने से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर में कितना इजाफा होगा, वो पाकिस्तान में जब अपनी दौलत कमा के भेजेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, इसका भी जायज़ा लेंगे, दोनों पहलुओं का अहाता करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट का सोच कर नींद नहीं आती थी, हमें पता है कि हमने कितनी मुश्किल से IMF से डील की है, IMF से कर्ज़ा कितनी मुश्किल से लिया है। उन्होंने कहा था कि न्याज़ी बाहर से 300 अरब ले आता तो मुझे IMF की मिन्नतें ना करना पड़ती। वो कहते थे कि मैं मुल्क से पैसे ले बाहर से पैसा लेके आऊँगा, लेकिन वो लाने में कामयाब नहीं हो सके। इस बात का भी जायज़ा लेंगे। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं, वो कब पाकिस्तान आ रहे हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे। तो जनाब ख्वाजा मतीन साहब, महंगाई से ही बात शुरू करते हैं, और महंगाई ये है कि आज 7 रुपये बिजली और महंगी हो गई फ़ी यूनिट। पहले ही ये बिजली जो है जीना नहीं दे रही लोगों को, बड़ी मुश्किलात से इसने दो चार किया हुआ है। तो ये जो बिल आएंगे मज़ीद तो क्या बनेगा? जी अलवी साहब, इस वक्त जो पाकिस्तानी समाज का जो सबसे बड़ा मसला है वो बढ़ती हुई महंगाई है। जो अशियाए ख़ुरोनोश हैं, जो आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनकी कीमतें जो हैं वो आम आदमी के बस से बाहर हो रही हैं। ये जो IMF के साथ जिसकी हम कल बात कर रहे थे, जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसको हमेशा ही खुफिया रखा जाता है, कल भी मैंने बात की थी इस पर कि इसको एक पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पर कम अज़ कम कौमी असम्बली और सेनेट के जो अरकान असम्बली हैं उनको तो देना चाहिए कि ये इन शराइत पर हमने ये कर्ज़ाजात लिए हैं। और उनके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आस्ता आस्ता भी और भी आएंगे। कल तो वो कह रहे थे वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार कि हमने रियल एस्टेट पर टैक्स नहीं लगाया, ज़राअत पर नहीं टैक्स लगाया। तो मैंने कल ही कहा था कि वो चीज़ें बताएं जिन पर आपने टैक्स लगाए हैं, ये ना हमें बताएं कि टैक्स किन पर नहीं लगाया। ये जो और उसमें भी ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, कहते हैं नया नहीं लगाया। ये मेहरबानी फरमाई है कि नया नहीं लगाया, हाँ, फिर भी 18.5% तक हो गया तकरीबन। आप ये समझते हैं जो 7.5 रुपये फ़ी यूनिट जो बिजली महंगी हुई है जी, इस पर आम आदमी के बिलों पर कितना असर पड़ेगा? पहले हम सुनते थे जी 50 रुपये 1 रुपया यूनिट बिजली महंगी होगी तो कहराम बर्पा हो जाया करते जी, थे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, 1 रुपया आटा महंगा हो जाए तो हमने बड़े बड़े जुलूस और मुजाहरे देखे हैं। यस। आज 7.5 रुपये बिजली महंगी हुई है और सुकूत का आलम है पूरे मुल्क में। कोई शोर शराबा भी नज़र नहीं आता, कोई आवाज़ भी उठती हुई दिखाई नहीं देती हमें।
नहीं, लोगों में इतनी सकत भी नहीं रह गई कि इस बात के ऊपर एहतजाज ही कर सकें कि हमारा क्या है। लेकिन ये जो रोज़ बढ़ा देते हैं जी, आज नेपरा के पास फिर समरी चली गई है, आज ये हो गया है, आज फिर ये हो गया है, आज दरख्वास्त आ गई है जी और बढ़ा दें और बढ़ा दें। अच्छा, इनको पता तो है कि हमने इसको कहाँ तक लेके जाना है, तो फिर ये एक ही दफ़ा मार दें आवाम को कि जनाब ये हमने मुआहदा कर लिया है, आपकी रगों से हमने इतना खून खींचना ही खींचना है, तो ये एक ही बार 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए जो है ना, इस पे हमने एंड पहुँचाना है, ताकि वो सारे हुक्मरान भी, असली हमारे हुक्मरान हैं, वो भी खुश हो जाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या काम किया आपने, और वो अवाम ने जो मरना एक ही दफ़ा मर जाए, जान छूटे। एक दफ़ा नहीं मारेंगे, ये आपको सिस्क सिस्क कर जो है आपकी सिसका सिसका के और तड़पा तड़पा के। हाँ, वो आपकी जान ली जाएगी। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है अलवी साहब कि ये जो मौजूदा मुआशी बहरान है जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है, ये जो मुश्किल तरीन एग्रीमेंट मौजूदा हुकूमत ने किया है, इसका आखिर ज़िम्मेदार है कौन? सही है। ठीक है ना, ये जो अभी हम जिस क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, कोई इसका तो कोई कोई कमीशन बनना चाहिए कि वो इसकी भी तहकीक करे। जब आपको याद होगा, ये जब मुशर्रफ साहब गए, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो दहशत गर्दी का ज़ोर था बहुत ज़्यादा। तो वो जब 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, तो आपको याद होगा उस दौर में कि बिजली जो है घंटे के बाद घंटा बिजली जाती थी। जी हाँ। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, मियां नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उन्होंने इस सिस्टम में 10,000 जो मेगावाट, जो एक हिस्ट्री है, 10,000 मेगावाट 70 सालों में, 65 सालों में बनी, और उनके दौर में उन्होंने 10,000 मेगावाट बिजली शामिल की। ठीक है। फिर हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज भी बढ़ रही थी, कारोबार भी फल फूल रहा था, मेट्रोज़ भी बन रही थी, और इन ट्रेन के मंसूबों की बुनियाद भी रखी जा रही थी। फिर 2014 में जो इनकलाब खान, जो अब दावेदार हैं जैली इनकलाब के, वो आए और उन्होंने आकर एक धरना दिया इस्लामाबाद में। वो जिनको वो अपनी सियासी जदोजहद समझते, मैं समझता हूँ उस धरने ने जितना इस मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क किया है, जब भी तारीख़ लिखी जाएगी तो उसका भी 126 दिन के उस धरने को भी शुमार किया जाएगा। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कते लुढ़कते, और उस वक़्त के जो हमारे ज़ोमा थे उन्होंने भी इसमें भरपूर हिस्सा डाला, और आज हम एक मुआशी तबाही के दहाने पर खड़े हैं। फिर IMF के साथ कहा गया हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, फिर 2-3 साल तख़ीर की, फिर एग्रीमेंट किया, फिर उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया। अब जब वो एग्रीमेंट आपने कर लिया, इसके बाद पूरा नहीं किया, अब जो कड़ी शराइत पर जो मौजूदा हुकूमत है इनको एग्रीमेंट करना पड़ा। तो ये जो इस कौम पर आज जिस कसम पुरसी का, जिस हम महंगाई जो है इसका शिकार है, इसके ज़िम्मेदारों का भी कोई तयन होना चाहिए ना। ठीक हो गया। बरलास साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है। मगर बरलास साहब, मौजूदा महंगाई की वजह आपके ख़्याल में क्या है? साबिक हुक्मरान हैं, उससे साबिक हुक्मरान हैं, IMF से मुआहदे में तातुल है, या सियासी मसालेहात जो है उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे, मसलियत की तरफ नहीं जा रहे, मिसाक मईशत की तरफ नहीं जा रहे, मुज़ाकरात की तरफ नहीं जा रहे? हर दौर में हर आने वाले हुक्मरान ने पिछले को मौरद इल्ज़ाम ठहराया है। आप क्या समझते हैं? सर, गुजारिश ये है कि आप पिछले 40-45 बरस का हिसाब लगाएं, जो लोग इस मुल्क में इक़्तिदार में आते रहे और उन्होंने कितने कितने कर्जे दिए। यहाँ तो ये भी रिवाज रहा कि कर्जे माफ भी होते रहे, और वो लोगों की वजाहत की जरूरत नहीं है, इक़्तिदार में वही बैठे हुए हैं। ठीक है। फिर आप देखिए कि ये माफियास जो है, खास तौर पर ये जो मौजूदा हुक्मरान है, 90 की दहाई में किस तरह SROs जारी होते रहे, किस तरह रातों रात एक चीज पे ड्यूटी हटती थी तो अगली सुबह लग जाती थी ड्यूटी, ये सारे धंधे होते रहे। ठीक है। फिर किस तरह फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज हुए, उसके बाद से वो जो फॉरेन करेंसी अकाउंट रखने वाले थे वो बेचारे पता नहीं कहाँ गए। ठीक है। फिर वो जो मुल्क संवारो कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम थी, उसका पैसा पता नहीं कहाँ गया। ठीक है। जब ये, मैं इसलिए ये बातें करता हूँ कि जब ये हुक्मरान आए थे 40 बरस पहले,
तो डॉलर 8 से 10 रुपए का था। सही है। आप देखिए, ये जो जितनी मर्जी तारीफें करें, अभी भी ये जो एक साल में इन्होंने किया है, एक साल में देखिए आप 125 रुपया डॉलर आपका बढ़ गया है। सही है। तो भाई 125 रुपया आपके डॉलर बढ़ने का मतलब ये है कि आपके यहाँ महंगाई किस कदर हो गई। इसके बाद एक चीज और आप गौर कीजिए सही कि जो महंगाई की रेशो है जी, वो कितने % बढ़ी, सही जीडीपी कितना गिरा, आपकी बरामदात कितनी बढ़ी, सही आपकी दरामदात, आप तो एलसीबी खोलने के काबिल नहीं थे। सही है। तो इसका हिसाब देखिए, सिर्फ कह देना कि वो बुरा था, वो एक बुरा था जिसकी हुकूमत 3.5 साल रही, उसमें 2 साल तो कोरोना भी रहा और 1.5 साल उसकी हुकूमत रही। और 1.5 साल में उसने ये जो आपने 90 में बंद कर दी थी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो चालू हो गई। सही। आपका किसान खुशहाल हो गया, आपके हर आदमी की जेब में, वो अमीर था गरीब था, 10 लाख का सेहत कार्ड डाल दिया गया था। सही। अब ये देखें, आपका गुर्बत के नाम पे कितना बड़ा वफद आजकल अमेरिका गया हुआ है, किस किस होटल में रह रहा है, इन्हें कोई गरीबों का ख्याल है नहीं है। और फिर कल भी हमने बात की थी कि किस तरह ये अपनी गाड़ियों के लिए पैसे रख रहे हैं, कितने कितने बड़े क्लब्स हैं इनके। ये पाकिस्तान की शराफिया इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रही। सही। और महंगाई की इनको कोई फिक्र नहीं। माजरत के साथ आपके टीवी चैनल भी जितने हैं, ये जब चीनी 2 रुपए बढ़ती थी तो बड़ा शोर करते थे, अब 150-60 रुपए हो गई है तो वो सत्तू पीकर सोए हुए हैं। तो मीडिया को भी अपना फर्ज अदा करना चाहिए। देखिए, महंगाई 90% या 95% पाकिस्तानियों का मसला है। सही है। ठीक है, 2-4-5% लोगों का मसला नहीं होगा। सही है। आज बिजली जो है सब फिर महंगी कर दी गई है, पहले ही बड़ी महंगी है। सही है। तो इसका भी क्रेडिट किसको दें? ये भी पिछले ने कर दिया। सही है। ये जो इसने चंद्रे ने इतनी महंगाई कर दी है, और आनिया जानिया इनकी देखें, कितना इन्होंने पैसा, ये गरीब मुल्क है, कितने कितने बड़े डेलीगेशन ये लेकर मुल्क से बाहर जाते रहे हैं। ठीक हो गया बरलास साहब, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी यही सूरत हाल है जी। ख्वाजा मतीन साहब, आप कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों की वजह से, चेयरमैन पीटीआई के गलत फैसलों की वजह से सारा कुछ डिरेल हो गया। बरलास साहब ने बहुत लंबी लिस्ट गिनवाई, कर्ज उतारो मुहिम से लेके और SROs तक। और अभी भी हमने देखा, अभी मौजूदा दौर में भी हमने देखा कि कुछ चंद दिनों के लिए लग्जरी गाड़ियों को एग्जेम्प्ट किया गया टैक्स से, और गाड़ियां आईं और कुछ लोगों ने मंगवाई और उसके बाद फिर अचानक टकाटक करके फिर टैक्स लग गया। तो ये क्या वजह है? जो 40 साल से हुक्मरान हैं उनकी कोई गलती नहीं है, और जो 3.5-4 साल रहा है और बकौल उनके कि उसने 2 साल कोरोना भी भुगता है, वही सारे गुनाहों का जिम्मेदार है। ये कब किसने कहा है कि सारे गुनाहों का जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि मैं तो इस दिहाई की बात कर रहा था कि जो 2010 से लेकर 2020 तक कैसे कैसे मामला चले, जो कोई भी मुजरम है जिसने अवाम का पैसा लूटा है, ठीक है, हम इसी चक्कर में पड़ जाते हैं जी, फलां ठीक है, फलां गलत है। ये जो 30 मार खान थे, ये जो जैली इनकलाब के दावेदार थे, जो रियासत मदीना बनाने आए थे, इन्होंने क्या किया? अभी जो एग्रीमेंट साफ नज़र आता है, हम तो बात करते हैं कि ये अभी जो एग्रीमेंट आपने किया था उसको पूरा क्यों नहीं किया? सही है। अब वो फिर जो आलमी अदारा है वो बिदक गया, तो फिर उन्होंने कड़ी शराइत पर ही कर्जा देना था ना। ये जो अब जो कड़ी शराइत लगी हैं, इसके जिम्मेदार खान साहब हैं कि नहीं है? ये जो अभी 7.5 रुपये बिजली महंगी हुई है, सही, आप एग्रीमेंट पूरा करते वो प्रोग्राम मुकम्मल हो जाता। तो इन कड़ी शराइत पर मौजूदा हुक्मरानों को, हुकूमतें दूसरी हुकूमतों का तसलसल होती हैं, सही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करते हैं 47 से लेकर आज के दिन तक, तो फिर जिसने इस मुल्क को लूटा है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा कमीशन बनाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ उस वक्त तक इंतखाबात का क्या फ़ायदा है? पहले ये हिसाब किताब कर लें, जो लोगों को लूटने वाले हैं, जो महंगाई करने वाले हैं, जो आवाम की पहुँच से दवाई मेडिसिन दूर करने वाले हैं, इनको पहले कटहरे में जाना चाहिए। लग्जरी
जो एटम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका तो सख्त तरीन मैं नाकद रहा हूँ कि एक शख्स है, उसने मजदूर है, उसने कमाना भी कम है, उसने पेट्रोल भी खुद खरीदना है, मट्टी का तेल भी खुद खरीदना है, सही है, बिजली का बिल भी देना है। ठीक है। एक जो 22 ग्रेड का ऑफिसर है या कोई वजीर मशीर है, हाँ जी, उसने उसको उसकी तनख्वाह भी लाखों रुपए में है, जी हाँ, उसको पेट्रोल डीजल भी मुफ्त में मिलेगा, ऐसा ही है, उसको जनाब बिजली का बिल भी माफ है, उसको घर का रेंट भी माफ है। बिल्कुल तो सही। ये तो जब तक ये तो माशरे का बहुत बड़ा तजाद है। सही है हमारे हारिस साहब, माशरे बिल्कुल का। हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ये बहुत एक गुफ्तगू में एक अच्छा पॉइंट एक और आया कि इस सारे गुनाहों के ज़िम्मेदार सियासतदान सिर्फ अकेले नहीं हैं, सियासतदान हैं, वो बरी ज़िम्मा नहीं करार पा सकते। जो मौजूदा महंगाई है, हुक्मरान बरी ज़िम्मा करार नहीं पा सकते, लेकिन ये अलल्ले तलल्ले और अपने साथ ये पॉलिसियाँ बनाने वाले और अपने साथ वाले लोगों को खामोशी से नवाजने वाले ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, इन्होंने भी इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया, इसका भी जायजा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले महंगाई की बात हो रही थी और महंगाई की वजूहात तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। महंगाई के मारे पाकिस्तानियों ने बैरूनी दुनिया का रुख करना शुरू कर दिया है और दस्तयाब आदादोशुमार के मुताबिक साल 2022 के दौरान 7,65,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। इसमें बड़े बड़े आली दिमाग लोग, वोकेशनल के लोग, डॉक्टर्स, माहिरीन, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ लोग गए हैं। मज़हर बरलास साहब से पूछते हैं कि मज़हर बरलास साहब, आखिर क्या वजह है कि अब पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क उड़ान भरना शुरू कर दी है? क्या वो पाकिस्तान का जो जॉब सेक्टर है वो इतना ज़्यादा सिकुड़ गया है कि यहाँ लोगों को नौकरी के लिए मौक़े मुयस्सर नहीं हैं, या कोई और वजूहत है? अली साहब, बहुत शानदार सवाल आपने किया है, बहुत शानदार टॉपिक है। इसका दो हिस्सों में मैं जवाब दूंगा। एक तो जो आपने पाकिस्तान में बेरोजगारी की का मसला उठाया है वो, लेकिन पहले मैं बात कर लूंगा बैरून मुल्क जाने वालों के लिए। ठीक है। देखिए, पाकिस्तान से दो तरह के लोग गए हैं जी। जिनके पास पैसे थे वो सरमाया लेकर बाहर चले गए। ठीक है। कोई ऑफिशियल फिगर है 13 लाख के लगभग लोग गए हैं जी। दूसरे लोग जो जाने वाले हैं वो हैं जिनके पास दिमाग था, हुनरमंद थे, प्रोफेशनल डिग्रियां थी, वो चले गए। ठीक है। अब पाकिस्तान में तीन तरह के लोग रह गए हैं। या गरीब रह गए हैं, या निकम्मे और नालायक रह गए हैं, ठीक है, या मजबूर रह गए हैं, जो है। फैमिली के हाथों मजबूर हैं। किसी का बूढ़ा बाप है, किसी की बूढ़ी माँ है, या बच्चे हैं, या और मजबूरियां हैं। तो तीन तरह के लोग पाकिस्तान में इस वक्त रह गए हैं। या मजबूर रह गए हैं जी, या गरीब रह गए हैं, या फिर निकम्मे और नालायक रह गए हैं। तो अब जो सवाल आपका, अच्छा, इसमें एक सरमाया पाकिस्तान से कोई, मुझे आज किसी सरकारी आदमी ने बताया, लेकिन नाम ना बताने की शर्त, उसने कहा कम से कम $50 बिलियन पाकिस्तान से चला गया है जी, और इस एक साल में पाकिस्तान को 150 अरब का नुकसान हुआ है। अब आ जाएं बेरोजगारी की तरफ। सही। मैं फिर मेरे साथी ख्वाजा साहब बुरा महसूस करेंगे। आपको याद है जब हमारा टेक्सटाइल सेक्टर चलना शुरू हो गया था पिछली हुकूमत में जी, जो 1990 में बंद था, 30 साल बाद टेक्सटाइल सेक्टर शुरू हुआ, तो फैसलाबाद में 2 लाख मजदूरों की कमी थी। ठीक है। इसका मतलब है कि जो बिल्कुल अनपढ़ थे, मजदूरी जिनका शौक था, उनके लिए रोजगार मुंतजर था। ठीक है। मगर अब एक साल में ये हुआ जिसमें ये लोग बाहर गए, इस एक साल में कारोबार ठप हो गया। ठीक है। बेरोजगारी का समंदर पैदा हो गया, लोगों पे नौकरियां बंद होना शुरू। जब कारोबार ठप हुआ तो जाहिर है नौकरियां खत्म होना शुरू हो गई। कई फैक्ट्रियों वालों ने पहले आधे मुलाजिम फारग किए, कुछ ने फैक्ट्रियां बंद कर दी, फिर सारे मुलाजिम फारग कर दिए। तो गुजारिश ये है कि जब तक आपके मुल्क में कारोबार नहीं होगा,
काम धंधा नहीं होगा ठीक है, तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? सही है। मुझे ये साइंस नहीं समझ आ सकी। और फिर हमारे जो होनहार किस्म के वजीर खजाना हैं, जो बड़ी अपनी तारीफें खुद करते हैं कि मैं IMF को नकेल डाल दूंगा और ये कर लूंगा और वो कर लूंगा, जी जी, इन्होंने जो हिकमत अमली अपनाई, इनको कौन समझाए कि पाकिस्तान में चलने वाली फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल बाहर से आता है। सही है। इन्होंने दरामदात पे पाबंदी ठोक दी, LCs नहीं खुल रही थी। सही है। जब LCs नहीं खुलेंगी, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, तो हमारी फैक्ट्रियां कहाँ से चलेंगी? सही है। और फिर इस दौरान एनर्जी मुसलसल महंगी होती रही। ठीक। तो अब पाकिस्तान में से वो लोग जो कोई पैसा रखते थे अपनी जायदादें बेच के दूसरे मुल्कों की नेशनलिटियां लेकर जा रहे हैं। बहुत से चले गए हैं, बहुत से पाइपलाइन में हैं, आली दिमाग चले गए हैं। जो आपका ब्रेन उड़कर चला गया है, इसका तो कोई मुतबादल है ही नहीं। दुरुस्त हो गया। क्या करेंगे? बिल्कुल सही है। ख्वाजा साहब, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी हुनरमंद, पाकिस्तानी डॉक्टर इतनी बड़ी तादाद में, हमने 2022 का सिर्फ वो फिगर दिया 7,65,000, लेकिन जाहिर है कि 23 का भी आधा साल गुजर गया है, तो ये 13 लाख के लगभग 12-13 लाख लोग जो हैं वो चले गए हैं। 10 लाख हैं, ठीक हो गया, जो एग्जैक्ट फिगर है। ठीक हो गया जी, इतने लोग चले गए हैं, आखिर क्या वजह है? हुनरमंदों से खाली हो गया मुल्क, तो फिर क्या होगा? लेकिन एक और बात भी है, माजी में हमने देखा कि जब ये लोग जाते थे तो इसके ऊपर फ़ख्र किया जाता था कि बैरूनी दुनिया में लोग जा रहे हैं, ज़र मुबादला आएगा। अब जा रहे हैं तो क्रिटिसाइज़ हो रहा है। दोनों एंगल है ना, तस्वीर के दोनों रुख हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो बात बिल्कुल ठीक है कि हर साल लोग बाहर जाते हैं, 47 से लेकर 2023 तक। ठीक है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इस दफ़ा ही लोग इस साल ही 22 और 23 में गए। बदकिस्मती ये है कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो इसको इमरान खान की हुकूमत जाने से जोड़ते हैं। अच्छा, ठीक है ना, कि इमरान खान चले गए, अब लोग जो जैसा कि मदर बरलास साहब ने फरमाया कि आली दिमाग भी चले गए हैं, सारे स्किल्ड पर्सन भी चले गए हैं, और जो मुल्क जहानत से खाली हो गया है, ऐसी कतन कोई बात नहीं। उन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त कहा, उनका गरीब, निकम्मे, नलायक और मजबूर रह गए हैं। और मैं सोच रहा था कि हमारा किस कैटेगरी में नाम आता है? नकम्मों में आना चाहिए। अच्छा सुने आप, अच्छा, इसको हम देखें ना, चीज़ों को एक वसी तनाज़र में देखना चाहिए। इस वक्त मुल्क की आबादी कितनी है? 24 करोड़। ऑफिशियल 24 है, लेकिन अभी एक और प्रोग्राम में मैं कहीं बैठा था तो वो कुछ कह रहे थे कि 30 करोड़ हो चुकी है। वैसे हम मान नहीं रहे। चलो 24 करोड़ लगा लें जो ऑफिशियल है। इसका 1% कितना बनता है? 24 लाख बनते हैं। ठीक है, 1% भी लोग बाहर नहीं गए तो मज़र बरलास साहब ने सारा मुल्क जहानत हुनरमंदों से सब खाली कर दिया। ऐसी कतन कोई बात नहीं। इसमें मैं आपको बताऊं, इस दफ़ा जो PF है, हम बच गए हैं, कोई हम थोड़ा बहुत किसी खाते में आ जाएंगे। वो इमरान खान फिर आ जाएंगे इक़्तिदार में। अच्छा। और आते रहते हैं सियासतदान, जाते रहते हैं। इस मुल्क पर खुदा के लिए रहम करें, 1% भी लोग बाहर नहीं गए। बरलास साहब की बात सुन ले। बरलास साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जी फरमाएं। ख्वाजा साहब, आपने बड़ी अच्छी मिसालें दी कि आबादी कितनी है और फीसद भी निकाल दिया। आप अपनी शरह खानगी तो देखें, वो कितनी है? सही सर, मैं उधर ही आ रहा था। हिसाब लगाएं सर, मैं उधर ही आ रहा था। आ जाएं उधर ही आ जाएं। अच्छा चलें जी, बताएं। इस दफा मैं जो OPF है वजारत, उसके एक ज़ोमा से मेरी बात हुई। उन्होंने जितनी मेहनत से, जो आपको पता है गैर कानूनी लोग बाहर जाते हैं, जैसे यूनान कश्ती का हादसा भी पेश आया, जी हाँ, ठीक है ना, उन्होंने जो OPF की वजारत है, उन्होंने इस दफ़ा लोगों को गाइड किया है कि जो स्किल्ड पर्सन है वो कैसे बाहर जा सकते हैं, उनके लिए जॉब्स के मौके क्या हैं। ठीक है, उन्होंने भी 2-3-4 लाख लोगों की रहनुमाई की है। ये आपको फिगर भी मैं प्रोग्राम में किसी में पेश भी कर दूंगा, और बनफ़्से नफीस मदर बरलास साहब के हवाले भी कर दूंगा। उन्होंने भी काम किया है। तूरी साहब जो मुतल्लिका वज़ीर हैं इस मामले के, वो बड़ी मेहनत की है, बड़े मुल्कों के दौरे किए हैं लोगों को। आपने नाम ले दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता था। उनसे ही मेरी तफसीली मुलाकात हुई।
ठीक है, इसी हमारे ऑफिस आए हुए थे हाँ जी, इंटरव्यू देने बिल्कुल, के वो लिए। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। उनसे ही उन्होंने मुझे सारी तफसीलात उन्होंने कहा मैं आपके हवाले करूंगा। ये भी अगर ये 10 लाख लोग गए हैं तो ये खुद तो नहीं चले गए ना, ये यूनान की कश्तियों के ज़रिए तो नहीं गए ना। इसमें कभी किसी ओवरसीज़ वजारत ने किसी महकमे में ब्रेक कभी पे जाना हाथ है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। नहीं यकीनन अच्छा है, लेकिन बहरहाल एक अलमिया फिर भी ये है कि सब अच्छे के साथ साथ कुछ ना कुछ बुरा तो है कि यूनान की कश्तियों में डूबने की ख़तरे के बावजूद, मौत के ख़तरे के बावजूद आखिर नौजवान बाहर जाने पे क्यों मजबूर हैं, इस पे भी गौर करना चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ तकरीबात से खिताब करते हुए कहा है कि डिफ़ॉल्ट का सोचकर नींद भी नहीं आती थी, मिन्नतें तरले करके हमने IMF से लोन लिया है। और उन्होंने कहा कि न्याजी अगर बाहर से 300 अरब लेके आता तो हमें IMF की मिन्नतें ना करनी पड़ती। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, एक टुकड़ा आपको सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। शहबाज बुनियाद इल्ज़ामात और चोर डाकू के बयानी ने पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर दिया है और इस कौम के रग में जहर घोल दिया है। किस तरह IMF के साथ हमने मिन्नतें करके ये प्रोग्राम किया है। बाज़ लोग कहते थे जनाब पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम ना भी हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। खुदा करता कि ऐसा ना होता, लेकिन डिफॉल्ट अगर ना भी करता तो IMF के प्रोग्राम के बगैर वो हमारी एक मजबूरी बन गया था। काश वो हीरे जवाहरात जो हमारे मज़हर बरलास साहब, हमें जुमला काटना पड़ा वक्त की किल्लत के बायस कि काश वो हीरे जवाहरात जो बेच दिए गए थे उनका पैसा चेयरमैन PTI की अपनी जेब में जाने की बजाय मुल्क के ख़जाने में आता तो आज सूरत हाल बेहतर होती, IMF की मेहनत तरले ना करने पड़ते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फरमाते हैं। इसमें दो बातें हैं अलवी साहब कि एक तो पता नहीं कौन से हीरे जवाहरात बेचे, वो तो हमें अब पता चल रहा है कि रूजवेल्ट भी बिक गया और फलां एयरपोर्ट पता नहीं किसको दे दिया और फलां बंदरगाह पता नहीं किसको दे दी। ये क्या सारे चक्कर अभी सामने शायद वो गड़ियों शड़ियों की बातें ये कर रहे हैं जो- मेरा ख्याल है। ये जो हीरे जवाहरात की बात है ना, गड़ियों से ज्यादा इन्होंने बेची हुई हैं चीजें, वो गाड़ियां वो सारा वो लाए ना तोशा खाना। गुजारिश ये है उसका हिसाब दें वजीर आजम साहब, जो रिजर्व वो छोड़ के गया था वो कितने थे, सही। अब खजाने में रिजर्व कितने हैं। दूध ठीक। का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। सही है। ये बातें करते हैं, बातों ये अपने भाई से इन्होंने क्यों नहीं कहा और अपने आप से क्यों नहीं कहा। जी मेरा ख्याल है मज़हर बरलास साहब। जी जी वो नहीं हाँ। वो जायदाद क्यों नहीं आई जो इनके भाई की है सही। या इनके पार्टनर्स की है या इनकी है, जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज हैं वो ले आते ना। इनको मुल्क का इतना दुख है तो वो ले आते, दुरुस्त वो हो। तो वहीं की वहीं खड़ी है। बिल्कुल ठीक है। भाई की जायदाद और भाई की बात हो रही है तो भाई के आने की भी बात हो रही है ख्वाजा मतीन साहब। और कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब के आने के कुछ रास्ते हमवार हो रहे हैं। इन्होंने उनकी गारंटी दी थी ना 50 रुपए के स्टाम्प पे। सुना है कि वो अभी आने की कोई तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शन से पहले पहले। आपके पास क्या खबर है? ख़बर है जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनकी ख्वाहिश है कि वो योम आज़ादी का जो दिन है 14 अगस्त, उस दिन वो वापस आएँ। इस हवाले से कोई डेट तो हतमी नहीं है, लेकिन मुझे किसी ज़रिए ने बताया है कि वो 14 अगस्त को आना चाहते हैं। लेकिन उन्हें बताया गया है कि आप अगस्त में ना आए, सितंबर तक ले जाएं मामले को, ठीक है, तो फिर आप आएँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने निचली सतह पर भरपूर तैयारियां कर रखी हैं और पूरे मुल्क में एक ऐसी जो कारकुनों में एक मैसेज दिया गया है कि मियाँ साहब कभी भी इस माह में या अगले माह में वापस आ सकते हैं। तो नून लीग अपने तौर पर कोई शेड्यूल भी जारी कर रही है और तैयारियों में लगी हुई है। अब देखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कब आते हैं
और जारी बात है, उनके जैसा कि ऊपर आपने जो कहा, जो खतरे 50 थे गिरफ्तारियों के, गिरफ्तार सजा होंगे याफ्ता वो, होने के, तो वो टल गए। देखें वो तो सारे केसेस मौजूद है ना। हाँ जी, वही उनको ना। अदालत के सामने, वो तो बीमारी की वजह से गए थे उनके बकौल, हाँ जी, वो आना पड़ेगा और उनको अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। अब तबीयत ठीक है उनकी वैसे? ये मेरा को उनसे रब्ता नहीं है कि मैं उनसे सुबह दोपहर शाम उसकी तबीयत पूछता रहता हूँ। ये तो अदालत ने देखना है सही। कि उनकी तबीयत अब ठीक हुई है या नहीं हुई। जो भी था बहरहाल, तो वो उनको जब भी आएंगे तो उनको गिरफ्तारी तो देनी पड़ेगी ना। सही है जी। जनाब नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बातचीत भी शुरू हो गई है और यहाँ पर भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, उनकी तैयारियों के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। हतमी तौर पर वो कब आते हैं, अभी उनकी ख्वाहिश तो है कि 14 अगस्त तक वो आ जाएं, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि शायद वो 14 अगस्त तक आ सकें। मुमकिन है सितंबर तक आएँ। वो जब भी आएंगे यकीनन उन्हें पाकिस्तान के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी कैंपेन को उन्हीं को ही संभालना है। आज जितनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।